नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कई राज्यों में चुनाव प्रचार करके लौटे सीएम धामी का बड़ा बयान। कहा, पूरे देश में मोदी लहर, बीजेपी की एक बार फिर पूर्ण बहुमत की बनने जा रही सरकार। नहीं बुझ रही उत्तराखंड के जंगलों में आग। मसूरी में लाल टिब्बा क्षेत्र के जंगलों में भी वनाग्नि। आर्टिफिशियल बारिश करवाने की तैयारी, रोकथाम के लिए सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। चारधाम यात्रा के लिए उत्तरकाशी पुलिस की तैयारियां पूरी। यात्रा रूट को 2 सुपर जोन, 7 जोन और 20 सेक्टरों में बांटा। पुलिस जवानों के साथ प्लाटून पीएसी, एसडीआरएफ फायर यूनिट रहेंगे तैनात। रामनगर में आने लगी लीची की खुशबू। किसानों को अच्छी पैदावार होने की उम्मीद। लीची को जीआई टैग मिलने पर काश्तकारों में खुशी। दिल्ली, नोएडा, कोलकाता समेत कई राज्यों के व्यापारियों ने डाला डेरा। और उत्तराखंड में भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने दी खुशखबरी। पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में अगले 24 घंटे बदला रहेगा मौसम का मिजाज। हाल ही में हुए चुनाव के दौरान आपको बताते चले कि उत्तराखंड में जो माहौल देखने को मिला, उससे यही साबित हुआ है कि कहीं ना कहीं भाजपा पूरे दमखम के साथ उत्तराखंड में उतरी थी। लेकिन इस बार जो कयास लगाए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से, वो ये है कि भाजपा कहीं ना कहीं अपने आप को ये समझ चुकी है कि उसने अपनी पूरी पैठ जनता के बीच बना ली है। हाल ही में कई राज्यों में चुनाव प्रचार करके लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूरे देश में मोदी लहर है और देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी की लहर है और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की लहर है। लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए स्वयं मैदान पर हैं और ऐसा लगता है कि मैं पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी जगह गया हूं। देश के अनेक अनेक राज्यों में जाने का मुझे मौका मिला है, तो मैंने वहां देखा है कि लोगों में मैं कहूँ कि मतदान को लेकर इस लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी आहुति देने का सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सब लोग अपनी आहुति देंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में वनाग्नि की रोकथाम, चारधाम यात्रा और मानसून सीजन में आपदा प्रबंधन की तैयारी के संबंध में समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें वन विभाग, आपदा प्रबंध प्राधिकरण, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग और पेयजल विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी यात्रा, चारधाम यात्रा, जिसकी पूरे देशवासियों को, सबको प्रतीक्षा होती है, उत्तराखंड वासियों को विशेष रूप से। वो चारधाम यात्रा की आज समीक्षा की है, उसकी तैयारियों के बारे में कि सभी कोई तैयारी छूटे ना और सब ठीक प्रकार से हो, यात्रियों को परेशानी ना हो। इसके साथ साथ वनाग्नि जो हमारे लिए एक बड़ी समस्या, चुनौती दोनों बनी हुई है, वो उस पर भी आज समीक्षा की है। जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनको फील्ड में जाने के लिए कहा था, फील्ड पर जा रहे हैं, वहाँ से काम कर रहे हैं। और जो अभी तक हमारे सामने जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में वनाग्नि काफ़ी कम हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज रुद्रप्रयाग पहुंचकर जंगल में बिखरी हुई पिरूल की पत्तियों को एकत्र करते हुए जन जन को इसके साथ जुड़ने का संदेश दिया है। पिरूल की सूखी पत्तियां वनाग्नि का सबसे बड़ा कारण होती हैं। सीएम धामी ने प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा कि आप भी अपने आसपास के जंगलों को बचाने के लिए युवक मंगल दल, महिला मंगल दल और स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलकर बड़े स्तर पर इसे संचालित करने का प्रयास करें। वनाग्नि को रोकने के लिए सरकार पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन पर भी कार्य कर रही है।
अयोध्या में उत्तराखंड भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। उत्तराखंड सरकार के पक्ष में अयोध्या में आवंटित भूमि की रजिस्ट्री उत्तर प्रदेश सरकार ने करा दी है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला प्रदेश बन गया है। अब सरकार जल्द ही उत्तराखंड भवन का निर्माण कार्य आरंभ करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में उत्तराखंड को भूखंड आवंटित किया है, जिसके एवज में उत्तराखंड सरकार ने 32 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। भवन की जमीन मिल गई है और मैं इसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का उनका धन्यवाद करता हूं कि उनकी सरकार ने हमको यहाँ पर अयोध्या में जमीन आवंटित कर दी है और जल्दी ही हमारा एक अच्छा भवन वहाँ पर बनेगा, क्योंकि उत्तराखंड के श्रद्धालु, हमारे तीर्थयात्री जो भी भगवान राम के दर्शन करने जाएंगे तो हमको एक अच्छा स्थान अयोध्या में होगा तो लोगों को वहाँ पर एक स्थान मिल पाएगा और निश्चित रूप से सही प्रकार से लोग दर्शन कर पाएंगे। तो जल्दी डीपीआर बनाई जाएगी और अच्छा भवन बनाया जाएगा। दुबई और विश्व के अनेक देशों की तरह ही अब उत्तराखंड में भी आर्टिफिशियल बारिश कराई जा सकती है, जिससे प्रदेश में जंगल की आग पर काबू पाया जा सके, जिसके लिए आईआईटी कानपुर ने इसका प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार को भेजा है, जिस पर सरकार फिलहाल अध्ययन कर रही है। की समस्या से निजात पाने के लिए उत्तराखंड सरकार आर्टिफिशियल बरसात करने का फैसला जल्द लेने जा रही है। आईआईटी कानपुर की क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया को पायलट तौर पर यहां इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले ये परीक्षण महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी हो चुका है। इसके बाद प्रदेश में जंगलों में लगी आग की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड सरकार भी जल्द इस पर फैसला ले सकती है। क्लाउड सीडिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से बादलों से कृत्रिम रूप से बारिश कराई जा सकती है। इस तकनीक में सिल्वर आयोडाइड रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। तकनीक का इस्तेमाल करके बादलों से वर्षा की संभावना को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी परमिशन ले ली गई है। सरकार जल्द तकनीक का अध्ययन करके आईआईटी कानपुर की मदद ले सकती है। 3 साल पहले भी इसी तरह से उत्तराखंड में भीषण आग का मंजर देखने को मिला था। इस दौरान हाई कोर्ट ने क्लाउड सीडिंग के फैसले को अपनाने के निर्देश दिए थे, जिस पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया था। लेकिन एक बार फिर जंगलों की आग की चुनौती सामने आने के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सहित राज्य सरकार भी इस तकनीक की ओर आंखें टिकाई हुई है। आईआईटी रुड़की ने पहले 2 जगह क्लाउड सीडिंग के एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में। तो अभी जो प्रस्ताव आया है उसके बारे में हम लोग और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। उनसे हम लोगों ने कुछ डिटेल्स मांगे हैं अभी। तो आईआईटी रुड़की के जब कुछ डिटेल्स आएंगे तब हम लोग उनके साथ एक ऑनलाइन मीटिंग करके सभी विभागों को बुला के आईएमडी से भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, कि इससे कोई वेदर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता है, कि पता चला कि हम लोग अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो उसका अच्छा इफेक्ट होना चाहिए। तो अभी क्लाउड सीडिंग के सारे पहलुओं पे हम लोग डिटेल में चर्चा करके और उसके बाद निर्णय करेंगे। वहीं मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह क्लाउड सीडिंग को बेहद पेचीदा बता रहे हैं। उनकी माने तो क्लाउड सीडिंग करके बारिश होने के 50-50% चांसेस होते हैं। बाकी राज्य सरकार के अधिकारी और मौसम वैज्ञानिक जल्द इस पर अध्ययन करके राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। और भी जगह इस तरह की चीजें होती है तो क्लाउड सीडिंग करके जो है, क्योंकि उसमें पहले तो क्लाउड डेवलप होना चाहिए और खूब मॉइस्चर हो तब वो चीजें थोड़ा बहुत सक्सेस उसमें है। ये बहुत मतलब उसमें जो रिजल्ट सब 50-50 है। आप करिए क्लाउड सीडिंग तो हो सकता है वो भी जाए और दूसरा चांस ये भी उतना ही % चांस ये भी कि ना भी हो। तो उस तरह से देखें। और जो अभी तक चीजें की गई हैं इंडिया में तो मानसून सीजन में की गई, जबकि मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। अभी प्री मानसून सीजन में तो ऑलमोस्ट ड्राई चल रहा है जो है, तो ऐसे में तो जो है थोड़ा वो चीजें मुझे नहीं लगता कि इतना सक्सेसफुल होगी। तो वो चीज के लिए ठीक है, बाकी वो डेटा इकट्ठा करेंगे उसमें कि भाई क्या किस सिचुएशन में किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, तो वो डिसाइड करेंगे। वनाग्नि के कारण हर साल उत्तराखंड को करोड़ों रुपए का नुकसान और कई लोगों की जान चली जाती है। अगर सरकार इस तकनीक को अपनाती है तो वनाग्नि पर अंकुश जरूर लगेगा, लेकिन हिमालय रीजन में आर्टिफिशियल बरसात कराने का पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा ये वक्त बताएगा। देहरादून से जन टीवी के लिए कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ हिमांशु बरमोला की रिपोर्ट।
रामनगर में स्थित प्रसिद्ध गिरिजा देवी मंदिर में 10 मई से 30 जून तक श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरे तरीके से रोक लगाने का निर्णय स्थानीय प्रशासन और मंदिर समिति के पदाधिकारी ने लिया है। बता दें कि गिरिजा देवी मंदिर कोसी नदी के बीचों बीच एक ऊंचे टीले पर स्थित है। पिछले वर्ष आई आपदा के चलते मंदिर के टीले में दरारें पड़ने के बाद जहां एक ओर माता के मंदिर को खतरा उत्पन्न हो गया था, तो वहीं मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया था। हालांकि सिंचाई विभाग के द्वारा पूर्व में भी मंदिर के इस टीले की मरम्मत का कार्य तिरपाल लगाकर किया गया था, लेकिन अब मंदिर के मुख्य तल का मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। रामनगर और हमारे प्रदेश के लिए एक आस्था का केंद्र है, जिसके टीले में कुछ दरारें आने से टीला संवेदनशील बन गया था। टीले की स्ट्रेंथनिंग और सुरक्षा के लिए एक योजना सैंक्शन की गई है, जिसका कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उक्त के क्रम में जो निर्माण कार्य के दौरान किसी श्रद्धालु को और मंदिर को कोई क्षति ना हो, उसके क्रम में एक कल बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मंदिर जो हमारा मुख्य टीला है उसके आसपास श्रद्धालुओं को ना जाने की हमने वहाँ से रिक्वेस्ट करी थी। जिसके क्रम में वहाँ उपस्थित मंदिर समिति, मुख्य पुजारी और जो व्यावसायिक हैं, उन्होंने सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया कि मंदिर को 10 मई से 30 जून तक के लिए पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए। बीते 6 मई को देवडोली श्री ओकारेश्वर मंदिर उखीमठ से श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी से प्रवास के लिए पहुंची और कल मंगलवार 7 मई को दूसरे पड़ाव फाटा पहुंची थी। श्री केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार 10 मई को खुल रहे हैं। आज फाटा से प्रस्थान करते समय जगह जगह श्रद्धालु जनों और स्कूली बच्चों ने बाबा केदार का जय घोष किया और पुष्प वर्षा भी की है। सैकड़ों देश विदेश के श्रद्धालु जन भी इस डोली यात्रा के साथ केदारनाथ जा रहे हैं। पंचमुखी डोली के गौरी कुंड प्रस्थान के समय विष्णु प्रसाद कुर्मांचली, केदारनाथ धाम के पुजारी शिवशंकर लिंग, कार्याधिकारी RC तिवारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी DS भुजवान और यदुवीर पुष्पवान, डोली प्रभारी प्रदीप सेमवाल, संजय तिवारी, भरत कुमांचली आदि लोग श्रद्धालु जन मौजूद रहे। दिवस की सारे संसार के भक्तों को प्रतीक्षा थी कि भगवान के दिव्य हिमालय में कपाट खुले। आज शुभ अवसर पर इस क्रम में भगवान शिव अपने बड़ाव ग्राम फाटा से चल करके गौरीमाई गौरीकुंड के दिव्य मंदिर में प्रवास करेंगे। भगवान का रात्रि विश्राम गौरीकुंड में होगा। आज मां भवानी के साथ भगवान शंकर जी दिव्य पूजन के साथ विराजमान रहेंगे और 9 तारीख को भगवान शिव अपने धाम में पहुंचेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे। बद्री विशाल के महाभिषेक में उपयोग होने वाले तिलों के तेल कलश यानी गाडू घड़ा कर्णप्रयाग के डिम्मर गांव के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यात्री प्रवास के लिए जोशीमठ पाखी के लिए रवाना होगी। 9 मई को यात्रा नरसिंह मंदिर जोशीमठ और 10 मई को तेल कलश शंकराचार्य की गद्दी और पूज्य रावल रात्रि प्रवास योग्य ध्यान मंदिर पांडुकेश्वर में करेंगे। 11 मई को बद्रीनाथ धाम और 12 मई को बद्री विशाल के मंदिर में गर्भगृह में पहुंचेगी।
लक्सर प्रशासन की टीम ने देर रात अवैध खनन की सूचना पर क्षेत्र में तोड़फोड़ करने वाले लोगों पर भंडाफोड़ किया है, ताबड़तोड़ छापेमारी की है और इस दौरान 5 जेसीबी मशीन सहित 4 ट्रैक्टरों को पकड़कर सीज भी किया है। तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि अवैध खनन की सूचना मिल रही थी, जिस पर देर रात मुजाहिदपुर माजरी के पास कार्रवाई करते हुए 5 जेसीबी मशीनें और 4 ट्रैक्टरों को सीज किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। हमको लगभग 12:30 बजे पता चला कि अब काम होना शुरू हो गया है, तो हम यहाँ से निकले और मुसाहिदपुर माजरी की जगह पड़ती है, वहाँ पे जिसमें कौन से क्षेत्र में आता है ये भिकमपुर और नियंतपुर के बीच में, तो नियंतपुर से थोड़ा आगे मुसाहिदपुर माजरी की जगह है, वहाँ पे हमने जो है रात को लगभग 2:30 बजे 2 जेसीबी पकड़ी और एक ट्रैक्टर, उसको लेकर हम वापस आए। हमको लगा बंद हो गया होगा, लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि फिर से काम शुरू हो गया। हम दोबारा फिर टीम के साथ गए, 2 पटवारी को ले गए और बाकी अपना होमगार्ड वगैरह सर की टीम के साथ गए, तो फिर से हमने 3 मशीनें और एक 4x4 जो ट्रैक्टर होता है 4x4 ये पकड़ा और एक दो ट्रैक्टर, तो इसको कुल मिलाकर हमने 5 जेसीबी और एक 4x4 और 3 जो है वो ट्रैक्टर सीज किए गए। रामनगर शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के साथ ही नगर की बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कई बार बैठकों का आयोजन किया जा चुका है, लेकिन इन बैठकों में आए सुझाव और अधिकारियों के निर्णय केवल फाइलों तक ही सिमटकर रह गए हैं, जिस कारण लगातार अब इन मार्गों से पैदल गुजरने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि नेशनल हाईवे 309 रानीखेत रोड पर कुछ महीने पहले एक बस की चपेट में आने के बाद 2 स्कूटी सवारियों की मौके पर ही मौत हो गई थी। प्रशासन के द्वारा कुछ समय तक इस मार्ग पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था। इसके बाद अतिक्रमणकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई से ये मार्ग पूरे तरीके से व्यवस्थित हो गया था, लेकिन आज इस मार्ग की हालत फिर से वही हो गई है जो पहले थी। बात सही है, अतिक्रमण में जिस समय कोई ऐसा हादसा होता है उस समय प्रशासन जागता है। इस बार बीच में जो आपको पता भी है कि सुबह के टाइम जो है एक मुरादाबाद वाली बस में 2 लोग चपेट में आके मारे गए थे, तो उस समय पे कार्रवाई करी, लेकिन बस वो कुछ दिन के लिए कार्रवाई होती है, उसके बाद फिर एज इट इज़ जैसा होता है वैसे उससे भी बुरे हाल हो जाते हैं। और रानीखेत रोड का कहें, पूरे शहर का कहें, इस समय अतिक्रमण में सभी जगह बुरा हाल है। लोगों के पास काम धंधा कारोबार नहीं है, बस कंपटीशन है, एक दूसरे को देख के माल बाहर निकालते हैं, सड़कों पे फैला रखा, अतिक्रमण कर रखा। हालांकि पैदल निकलने वालों के लिए भी बहुत दिक्कत है। हम लोग भी बाज़ार से जब निकलते हैं, कई बार हम देखते हैं, हम बाज़ार में जब जाम में फंसते हैं, रानीखेत रोड में फंसते हैं, तो वहाँ देखकर हमें लगता है कि यार ये गलत हो रहा है। लेकिन प्रशासन का जो रवैया है वो अलग टाइप का है, क्योंकि प्रशासन कभी भी ऐसी कोई मीटिंग करता है तो व्यापार मंडल को, हमें इस बीच में तो अतिक्रमण में कोई मीटिंग में हमें ना बुलाया गया है, ना हमसे कोई राय ली जाती है। रामनगर में रानीखेत रोड हो चाहे कोसी रोड हो, यहाँ काफ़ी अतिक्रमण पहले भी हमारे द्वारा हटाया गया है। अब अभी देखा जा रहा है कि यात्रा सीजन में काफ़ी अतिक्रमण किया जा रहा है व्यापारी द्वारा, और जो फल ठेली वाले हैं, टेम्पो वाले हैं, तो हमारे द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाकर इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को राजभवन ऑडिटोरियम में अनुपम शर्मा के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में भारतीय फिल्मों के सफर पर आधारित डॉक्यूमेंट्री ब्रांड बॉलीवुड डाउन अंडर की स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया था। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय फिल्मों को प्रमोट करने में अनुपम शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस अवसर पर राज्यपाल ने अनुपम शर्मा को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीयता का भाव, संस्कृति और परंपराओं के संवर्धन, सामाजिक सौहार्द और सामाजिक परिवर्तन लाने में फिल्में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पूर्व राज्य आंदोलनकारी और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री सहित कॉलेज राजनीति से सक्रिय तमाम पदों पर आसीन रह चुके कांग्रेस नेता ललित जोशी ने कहा कि इस बार कांग्रेस की ओर से मेयर पद के लिए ताल ठोक दी है। जोशी का कहना है कि हर कार्यकर्ता को अधिकार है कि वो अपनी दावेदारी हाई कमान के सामने रख सकता है।
वहीं इसी क्रम में मैंने भी अपनी दावेदारी रखी है, क्योंकि छात्र संघ से मैं लगातार राजनीति करते आया हूं। कई सालों से कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं, इसलिए मेरी दावेदारी स्वाभाविक है। मैं दावेदार के रूप में अपनी दावेदारी पेश करूंगा और मजबूती से पेश करूंगा। पूरा 31वां वर्ष मुझे कांग्रेस के अंदर हो गया, शायद 32वां ना चल रहा हो। तो NSY का 91 में मैं उपाध्यक्ष रहा था, से लेकर करके आज तक, चाहे आंदोलनों से हम निकल के आए हैं, चाहे छात्र संघ की राजनीति से निकल के आया हूँ, चाहे हम समाज के जितने महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाते आए हैं, हम उन सब चीज़ों पर हमने अपने आप को कहीं ना कहीं समाज के बीच में देखा है, पाया है। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। कई राज्यों में चुनाव प्रचार करके लौटे सीएम धामी का बड़ा बयान, कहा पूरे देश में मोदी लहर, बीजेपी की एक बार फिर पूर्ण बहुमत की बनने जा रही सरकार। नहीं बुझ रही उत्तराखंड के जंगलों में आग, मसूरी में लाल टिब्बा क्षेत्र के जंगलों में भी वनाग्नि, आर्टिफिशियल बारिश करवाने की तैयारी, रोकथाम के लिए सीएम ने की समीक्षा बैठक। चारधाम यात्रा के लिए उत्तरकाशी पुलिस की तैयारियां पूरी, यात्रा रूट को 2 सुपर जोन, 7 जोन और 20 सेक्टरों में बांटा। पुलिस जवानों के साथ प्लाटून, PAC, SDRF फायर यूनिट रहेंगे तैनात। रामनगर में आने लगी लीची की खुशबू, किसानों को अच्छी पैदावार होने की उम्मीद, लीची को GI टैग मिलने पर काश्तकारों में खुशी। दिल्ली, नोएडा, कोलकाता समेत कई राज्यों के व्यापारियों ने डाला डेरा। और उत्तराखंड में भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने दी खुशखबरी, पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में अगले 24 घंटे बदला रहेगा मौसम का मिजाज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन TV। नमस्कार।